नमस्कार, चक्रव्यूह स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। वीकेंड के इस खास शो में बात दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले शख्स की करने वाले हैं, जो शायद अब सबसे ताकतवर नहीं कहलाएगा। फुस कहने को यह सिर्फ 2.5 अक्षर का शब्द है, लेकिन इस समय यह शब्द अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गुरूर के पिघलने की पूरी कहानी बयान कर रहा है। जिस ईरान को ट्रंप पूरी तरह बर्बाद करने का ऐलान कर चुके थे, वो 24 घंटे के बाद बिल्कुल ही इस बयान से पलट गए, या ये कह लीजिए कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया। भले ये ट्रंप की तरफ से टेम्परेरी सीज फायर किया गया हो, लेकिन सुपर पावर अमेरिका के लिए युद्ध से पीछे हटना एक हैरान करने वाला फैसला है। आखिर ऐसा कौन सा प्रेशर था जिससे ट्रंप को वॉर से बैकफुट पर आना पड़ा? इन वजहों की विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन यह बात साफ है कि इस युद्ध से ईरान ने यह साबित कर दिया है कि वो भी रूस और चीन से कम नहीं है, जो मजबूत अमेरिका को मजबूर कर सकता है। पहले पाषाण युग की धमकी, अब साष्टांग दंडवत। ट्रंप को करना पड़ा सरेंडर, ईरान तो निकला धुरंधर। घायल मुस्तबा, ट्रंप नेतन्याहू पर घातक साबित। जो ट्रंप ईरान को पूरी तरह बर्बाद करने की कसम खा रहे थे, वो अब शांति के कबूतर उड़ा रहे हैं। जो अमेरिका खुद को सुपर पावर समझता था, उसे ईरान की हिम्मत और रणनीति की वजह से युद्ध से यू टर्न लेना पड़ गया। 40 दिन से जारी अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग में आखिर 14 दिन का ब्रेक लग गया। अब अमेरिका चाहता है कि ईरान से बात करके बर्बादी की इस लड़ाई को टेम्परेरी के बजाय परमानेंट रोक दिया जाए। सवाल यह है कि आखिर अहंकार में डूबे ट्रंप को शांति की राह पर चलने का आत्मबोध कैसे हुआ? इसके लिए ईरान के मजबूत इरादे और रणनीति को समझना होगा। युद्ध को लंबा खींचने वाली एट्रिशन रणनीति, इसमें अमेरिका को थकाने और फिर बड़ी बर्बादी की प्लानिंग बनाई गई। सस्ते ड्रोन की ताकत, जिसमें शाहिद और अरोश जैसे लो कॉस्ट कामिकाजे ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिससे अमेरिका के महंगी एयर डिफेंस सिस्टम की सांसें फूल गईं। हॉर्मुज पर कब्जा, ये ईरान की सबसे बड़ी ताकत बनी, जिससे तेल और गैस के कारण पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। ईरानी आवाम का साथ, इस लड़ाई में ईरान का हर नागरिक एक योद्धा बनकर लड़ा, जो भले ही निहत्था था, लेकिन इरादे फौलादी थे। मौत का डर ईरान के लोगों को नहीं डरा पाया। ईरान की इस ताकत को देखकर अमेरिका को बैकफुट पर आना पड़ा। 8 अप्रैल की सुबह 4 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट को फौरन खोलने की शर्त पर ईरान की रजामंदी के बाद अमेरिका 14 दिन तक बमबारी रोकने के लिए तैयार है। इसके 40 मिनट बाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कंफर्म किया कि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है और बातचीत जारी है। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल IRIB के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर मोस्तबा खामेनेई ने सभी मिलिट्री यूनिट्स को फायरिंग रोकने का आदेश दिया। यह आदेश सीज फायर के ऐलान के करीब 2 घंटे बाद आया है। सीज फायर के बाद ट्रंप ने बयान दिया कि ईरान ने अमेरिका को 10 पॉइंट का प्रस्ताव भेजा है। इसमें ईरान ने लिखा कि अमेरिका और इजराइल न केवल मौजूदा बमबारी रोकें, बल्कि भविष्य में कोई प्रिवेंटिव स्ट्राइक न करने की लिखित गारंटी दें। ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध खत्म हो, जिसमें परमाणु और आर्थिक प्रतिबंधों को हटाया जाए, ताकि ईरान फिर ग्लोबल ऑयल मार्केट में लौट सके। जब्त संपत्ति की तत्काल वापसी, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने ईरान के जिन $100 बिलियन के फंड को फ्रीज किया है,
उसे ईरान को दिया जाए। स्थायी शांति की व्यवस्था, ये 14 दिन का सीज फायर एक ऑफिशियल समझौते में बदलना चाहिए जो मिडिल ईस्ट में युद्ध को हमेशा के लिए खत्म कर दे। ईरान की 5वीं शर्त अमेरिकी सेना की वापसी है। खाड़ी देशों और इराक से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को वापस बुलाया जाए और क्षेत्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय देशों को दी जाए। ईरान चाहता है कि उसे इस युद्ध का हर्जाना मिले। हमलों से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अमेरिका हर्जाना दे या इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की व्यवस्था करे। सबसे जरूरी शर्त, होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण। ईरान होर्मुज स्ट्रेट पर अपना कानूनी और सुरक्षा कंट्रोल बनाए रखना चाहता है। वो इसे अपनी समुद्री सीमा का हिस्सा मानता है। युद्ध की भरपाई करने के लिए ईरान कुछ शर्त के साथ समुद्री आवाजाही चाहता है। ईरान जहाजों को रास्ता देने को तैयार है, लेकिन इसके लिए ईरानी सेना से कोऑर्डिनेशन करना होगा। हर जहाज को डेटा साझा करना होगा। इसमें ईरान ओमान को टोल मिले। होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले हर शिप को ईरान और ओमान को समुद्री टोल देना होगा। हर शिप से $20 लाख यानी 19 करोड़ रुपए वसूल सकते हैं। लेबनान और दूसरे इलाकों में हमले रोके इजराइल को लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती और सीरिया के खिलाफ ऑपरेशन बंद करने होंगे ताकि इलाके में तनाव कम हो। दूसरी तरफ इजराइल इस बात पर समझौता करने के मूड में नहीं है, तभी तो वो सीज फायर की घोषणा के बाद लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है। सीज फायर के कुछ घंटों के अंदर ही इजराइल के हमलों से 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ईरान और अमेरिका के बीच हुआ सीज फायर का समझौता जमीन पर उतरने से पहले ही बिखरता नजर आ रहा है। ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा से ठीक पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की थी। घोषणा के बाद इजराइल ने भी इस सीज फायर का समर्थन किया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय ने यह साफ किया है कि यह सीज फायर लेबनान पर लागू नहीं होगा। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने समझौते की 3 बड़ी शर्तों का उल्लंघन किया है। गालिबाफ ने साफ किया कि 10 पॉइंट वाले जिस शांति प्रस्ताव पर सहमति बनी थी, उसकी मूल भावना को ही अमेरिका ने नजरअंदाज कर दिया है। ईरान का तर्क है कि जिस आधार पर युद्ध रोकने की बात शुरू हुई थी, अमेरिका के रवैये ने उसे खत्म कर दिया है। तेहरान की नजर में ये सीज फायर अब बेमानी है। अब समझिए ईरान ने अमेरिका पर किन किन शर्तों को तोड़ने का आरोप लगाया है। गालिबाफ के मुताबिक पहली शर्त लेबनान में सीज फायर लागू करने की थी, लेकिन वहां इजराइल के हमले जारी हैं। गालिबाफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के उस बयान का जिक्र किया जिसमें हर जगह खासकर लेबनान में तुरंत सीज फायर की बात कही गई थी। गालिबाफ ने आरोप लगाया कि दूसरी शर्त में ईरान के एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं होना था, लेकिन फार्स के लार शहर में घुसपैठ करने वाला ड्रोन भेजा गया जिसे मार गिराया गया। तीसरी शर्त में ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को मान्यता दी गई थी, लेकिन गालिबाफ के मुताबिक अब अमेरिका इसे नकार रहा है। जबकि कुछ दिन पहले ही ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दावा किया था कि अमेरिका ने ईरान के प्रस्ताव की 10 शर्तों को स्वीकार कर लिया है। हालांकि ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि वो यूरेनियम एनरिच प्रोग्राम से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन अमेरिका ने शर्त को मानने से साफ इनकार कर दिया है और ईरान को धमकी दी है अगर यूरेनियम प्लानिंग को नहीं रोका गया तो वो जबरदस्ती ईरान से यूरेनियम प्रोग्राम छीन लेगा। अमेरिका के साथ सीज फायर के ऐलान के एक दिन बाद ही ईरान ने बेहद चौंकाने वाला बयान दिया, जिसे अमेरिका के लिए सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। 6 अप्रैल को ट्रंप ने ईरान को चेताया था कि अगर अगले 48 घंटे में होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला और समझौता नहीं किया तो भारी बमबारी करेंगे। 7 अप्रैल की शाम फिर से ट्रंप ने ईरान को धमकी दी कि आज रात ईरान की पूरी सभ्यता को तबाह कर देंगे, जो फिर कभी वापस नहीं आ सकेगी। जब हमला तय लग रहा था, तब यूएई ने डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत पाकिस्तान को हड़काया और अमेरिका ईरान से बात करने के लिए कहा। इस दौरान चीन ने भी ईरान पर तनाव करने के लिए कहा। बीजिंग ने तेहरान पर दबाव डाला कि वो हमले रोककर बातचीत में शामिल हो। आखिरी वक्त में बीजिंग के दखल से ईरान हमले रोककर बातचीत के लिए तैयार हो गया, वहीं अमेरिका भी राजी हो गया। ईरान युद्ध में सीज फायर की दूसरी हैरान करने वाली बात पाकिस्तान से आई।
पूरी दुनिया में पाकिस्तान ये माहौल बना रहा है कि सीज फायर के पीछे उसकी अहम भूमिका है। इस बात पर दुनिया भर के देशों को शक है कि जो देश आतंक फैलाने के लिए बदनाम है वो शांति की पहल कैसे कर सकता है। दरअसल सीज फायर के पूरे सीन से चीन का नाम दबाया जा रहा है, जबकि खुद ट्रंप भी कह चुके हैं कि ईरान के साथ सीज फायर के लिए राजी करने में चीन का भी बड़ा हाथ है। आज शहबाज और मुनीर इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के लिए वेलकम सॉन्ग गा रहे हैं ताकि पूरी दुनिया में ये माहौल बनाया जा सके कि पाकिस्तान की वजह से ये सीज फायर हुआ है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि सच और शांति की उम्मीद पाकिस्तान से कतई नहीं की जा सकती है। सवाल ये है कि इस सीज फायर वाली पूरी स्टोरी में पाकिस्तान कहां से आया। दरअसल ईरान ने अपना डिमांड लेटर सीधे अमेरिका को नहीं थमाया, बल्कि इसके लिए पाकिस्तान को अपना माध्यम बनाया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ इस बात से ही खुश हैं कि अब ईरान के 10 डिमांड पर इस्लामाबाद में मीटिंग हो रही है, लेकिन उससे पहले उनके मंत्री ने एक बहुत बड़ा कांड कर दिया। अमेरिका ईरान शांति वार्ता से ठीक पहले पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इजराइल पर लेबनान में नरसंहार करने का आरोप लगाया। इससे इजराइल और पाकिस्तान के बीच विवाद बढ़ गया है। इसकी शुरुआत तब हुई जब आसिफ ने कहा, इजराइल बुराई का प्रतीक है और मानवता के लिए अभिशाप है। इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है, वहीं लेबनान में नरसंहार हो रहा है। इजराइल निर्दोषों को मार रहा है, पहले गाजा में, फिर ईरान में और अब लेबनान में। मेरी दुआ है कि जिन लोगों ने इस देश को बनाया वे नर्क में जलें। इजराइल के पीएम ऑफिस ने आसिफ के बयान को आपत्तिजनक बताया। उन्होंने कहा कि यह बयान इजराइल को खत्म करने की मांग जैसा है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, खासकर उस देश से जो खुद को शांति वार्ता का मध्यस्थ बता रहा हो। इजराइल की प्रतिक्रिया के बाद ख्वाजा आसिफ ने पोस्ट हटा दी, लेकिन तब तक पाकिस्तान के इरादे पूरी दुनिया में फैल गए। भारत में इजराइल के राजदूत रुवैन अजार ने कहा, सीज फायर में पाकिस्तान के रोल पर शक है। रुवैन ने यह भी कहा कि इजराइल पाकिस्तान को एक भरोसेमंद देश के रूप में नहीं देखता है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान की उपयोगिता के अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन इजराइल का मकसद दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकी ढांचे को नष्ट करना है। पाकिस्तान पर इस बात का भी प्रेशर था कि उसने पिछले साल सऊदी अरब के साथ एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बदले में पाकिस्तान को मोटी रकम भी मिली थी, लेकिन जब ईरान ने सऊदी अरब के कई ठिकानों पर हमले किए तो सऊदी इससे काफी नाराज था। लेकिन पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं थी कि सऊदी पर हमलों का विरोध ईरान से कर सके। पाकिस्तान मजबूरी में खुद को तटस्थ दिखाता रहा। सीज फायर पर फैले कंफ्यूजन के बीच ट्रंप ने एक बड़ा खुलासा किया कि ईरान को बातचीत की टेबल पर चीन लाया है। ये बयान बताता है कि पाकिस्तान बेगानी शादी में दीवानों की तरह नाच रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब चीन ने बातचीत की राह दिखाई है तो ये काम पहले क्यों नहीं किया गया। ईरान युद्ध के शुरुआती दौर में चीन में गायब दिखा, लेकिन शतरंज की बिसात पर चीन अपनी चाल पूरी सावधानी और टाइमिंग के साथ चला रहा था। दरअसल चीन इस मौके की फिराक में था कि इस युद्ध की आग से डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह विलन बनाया जाए। ब्रिटेन के द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के लेटेस्ट कवर पर यह टाइटल दिया गया कि जब आपका दुश्मन गलती कर रहा हो तो उसे कभी न रोका जाए। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सभ्यता खत्म करने की धमकी दी तो ऐसे में चीन ने सीधे ईरान से बात की। 7 अप्रैल को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान, इजराइल, रूस और खाड़ी के देशों को 26 फोन कॉल की। चीन का स्पेशल दूत भी वेस्ट एशिया में मौजूद था। इससे पता चलता है कि ईरान पर चीन का सीधा असर है, पाकिस्तान का नहीं। इसके अलावा फायर से कुछ घंटों पहले चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में वीटो करके ईरान के खिलाफ आया प्रस्ताव रोक दिया। ये प्रस्ताव स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने से जुड़ा था। चीन ने भले ही सीज फायर पर खुलकर टिप्पणी ना की हो, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी भूमिका जरूर रही है। वैसे तो अमेरिका और चीन की दुश्मनी जग जाहिर है, लेकिन जिस टाइमिंग में चीन ने सीज फायर वाली एंट्री ली है वो बहुत अहम है।
अब ये माना जा रहा है कि अगले महीने डोनाल्ड ट्रंप चीन का दौरा कर सकते हैं, लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान को इससे क्या मिला। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ा पाकिस्तान अब एक नेगोशिएटर की भूमिका में खुद को पेश कर रहा है। अमेरिका को खुश रखकर पाकिस्तान को उम्मीद है कि IMF से उसे और राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, अगर प्रतिबंध हटते हैं तो सालों से लटका ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो सकता है, जो पाकिस्तान के बर्बाद इकोनॉमी के लिए एक बूस्टर डोज बन सकता है। जिस मुल्क की रगों में बारूद दौड़ता हो, जहां दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन पनाह लेता है और फिर अमेरिकी कमांडो के हाथों वहीं ढेर हो जाता है। जो धरती दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन और UN के दर्जनों ग्लोबल टेररिस्ट्स का सुरक्षित ठिकाना बनी हुई है, आखिर वो पाकिस्तान रातों रात दुनिया के सामने शांति दूत कैसे बन सकता है? भले ही मीटिंग इस्लामाबाद में चल रही है, लेकिन पर्दे के पीछे असली खेल चीन ने खेला है, जिसके चलते दो जानी दुश्मन एक टेबल पर आकर बात कर रहे हैं। ये समझौता कितना कामयाब होगा, इस पर सबकी नजर है। सीज फायर की इस कहानी में एक टर्निंग पॉइंट उस समय आया जब US एयरफोर्स का एक पायलट ईरान में गायब हो गया था। उसका तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा। इस दौरान अमेरिका को यह बात समझ में आ गई कि ईरान की तैयारी उसकी सोच से कहीं ज्यादा है। ट्रंप और इजराइल के PM नेतन्याहू इस ऑपरेशन से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करना चाहते थे, लेकिन यह प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया। दुनिया के सामने अपनी नाकामी छिपाने के लिए ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इसे पायलट रेस्क्यू ऑपरेशन बता दिया। तारीख 3 अप्रैल 2026, जगह ईरान का दक्षिण पश्चिमी इलाका। ईरान के आसमान में अमेरिका के 4 बॉम्बर, 64 फाइटर जेट, 48 फ्यूल वाले टैंकर, 13 रेस्क्यू प्लेन। ये दावा किसी और का नहीं बल्कि खुद राष्ट्रपति ट्रंप का था। ट्रंप की मानी जाए तो 155 अमेरिकी एयरक्राफ्ट ईरान में घुसे थे, वो भी सिर्फ एक पायलट को बचाने के लिए। ये पायलट अमेरिका की शक्तिशाली फाइटर प्लेन F-15E स्ट्राइक ईगल जेट में सवार था, जिसे इस्फहान इलाके में ईरानी सेना ने मार गिराया था। इस जेट में 2 पायलट सवार थे, जिसमें एक पायलट को हमले वाले दिन ही बचा लिया गया, लेकिन एक पायलट ईरान में ही छूट गया, जो कई दिनों तक मदद के इंतजार में ईरान की पहाड़ियों में पैदल भटकता रहा। बीते दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ईरान में लापता अपने पायलट को ढूंढकर बचा लिया है। ट्रंप ने इसे US मिलिट्री के इतिहास की सबसे साहसी रेस्क्यू कार्रवाई बताया, लेकिन अब ईरान के सरकारी मीडिया प्रेस TV की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप दुनिया के सामने सफेद झूठ बोल रहे हैं। अगर ट्रंप की कहानी सही है तो ट्रंप ईरान पर ऐसे क्यों सनके हैं? क्यों ईरान से अच्छी बातचीत के दावे से उसे गाली देने पर उतर आए हैं? झल्लाहट के इस स्तर पर आ गए हैं कि पूरी सभ्यता की मौत की धमकी देने लगे हैं। ईरान के सरकारी मीडिया प्रेस TV की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप दुनिया के सामने सफेद झूठ बोल रहे हैं। उनके इस पूरे तामझाम का मकसद किसी पायलट को बचाना नहीं, कुछ और ही था, जो बहुत बुरी तरह से फेल हो गया। इस नाकामी को छिपाने के लिए ही ट्रंप ने दुनिया के सामने झूठी कहानी सुनाई। ईरान के सरकारी मीडिया प्रेस TV के मुताबिक इस्फहान में अमेरिकी ऑपरेशन किसी पायलट को बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था। अमेरिका का असली मकसद इस्फहान में ईरान की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी में घुसना और उस पर हमला करना था, लेकिन ईरानी सेना ने उनके सारे इरादे नाकाम कर दिए। अमेरिका और इजराइल की सेना ने हमले से पहले इस इलाके में रेकी की थी, जिसमें एक A-10 थंडरबोल्ट और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए गए थे। 3 अप्रैल को अमेरिका के F-15E विमान को ईरान ने मार गिराया। विमान के तबाह होने से पहले इसके दोनों पायलट जहाज से सुरक्षित बाहर आ गए। इनमें से एक को तो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन दूसरा वहीं फंसा रह गया। उसे बचाने के लिए 4 और 5 अप्रैल को अमेरिका ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। ईरान के मुताबिक रेस्क्यू के लिए आया अमेरिका का C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ईरान के इस्फहान में न्यूक्लियर साइट के पास एक सुनसान एयर स्ट्रिप पर उतरा था। अमेरिकियों को लगा कि ईरान का एयर डिफेंस उनके एयरक्राफ्ट का सामना नहीं कर पाएगा, लेकिन ईरानी सेना ने अमेरिका के फाइटर जेट्स पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ईरान की एयर डिफेंस यूनिट अमेरिकियों के लिए जाल बिछाए बैठी थी।
उन्होंने अमेरिकियों के पहले जहाज को एयर स्ट्रिप पर आराम से उतरने दिया। उस पर कोई सीरियस रिएक्शन नहीं दिखाया। इसके कुछ मिनटों के बाद ही उनका दूसरा C-130 एयरक्राफ्ट आया। इसमें कई स्पेशल गाड़ियां थी। इस जहाज के लैंड करने से पहले ही मौके पर मौजूद ईरानी फोर्स ने उसे टारगेट कर लिया। इसे उसकी नॉर्मल लैंडिंग इमरजेंसी लैंडिंग में तब्दील हो गई। इसके थोड़ी देर बाद ही 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी आ गए। लेकिन इसी वक्त अमेरिका के पहले वाले प्लेन से उतरे एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और कमांडो ईरानी सेना के लिए परफेक्ट टारगेट बन गए। इस तस्वीर पर ईरानी भाषा में अमेरिका को मैसेज दिया गया है कि इसका रौब चूर हो गया। ईरान का दावा है कि इस दौरान जब अमेरिकी स्पेशल फोर्स को एहसास हुआ कि वो ईरान के जाल में फंस गए हैं, तभी व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम ने एक जरूरी फैसला लिया। झट से न्यूक्लियर साइट में घुसपैठ के मेन ऑपरेशन को ईरानी फायरिंग में फंसे दर्जनों यूएस कमांडो के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन में बदल दिया गया। यानी न्यूक्लियर साइट पर हमले का ट्रंप का ये प्लान पूरी तरह फेल हो गया। इसके बाद उन्होंने अपनी नाकामी छिपाने के लिए आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इसे पायलट रेस्क्यू ऑपरेशन बता दिया। इस हमले में फंसे फाइटर जेट के पायलट की मां ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कृपया आज रात उन 2 F-15 पायलटों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें मार गिराया गया है। मेरा एक बेटा फाइटर पायलट है और अभी तक मुझे उससे या उसके यूनिट से कोई खबर नहीं मिली है। मेरा दिल चिंता और बेचैनी से भरा हुआ है, बल्कि आसमान में सेवा कर रहे सभी पायलटों और उनके परिवारों के लिए भी प्रार्थना करें जो उनके सुरक्षित लौटने की उम्मीद में इंतजार कर रहे हैं। इस पर ईरान ने जवाब दिया कि ध्यान रहे कि आपका बेटा ईरान की हिरासत की तुलना में डोनाल्ड ट्रंप के राज में ज्यादा खतरे में है। दुआ करें कि उन्हें अमेरिका की रेस्क्यू टीमों द्वारा ढूंढे जाने के बजाय ईरान द्वारा ही हिरासत में रखा जाए। एक मुस्लिम और सभ्य ईरानी होने के नाते हम जानते हैं कि हिरासत में बंद लोगों के साथ गरिमा और सम्मान के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। ईरान के इस जवाब से पूरे अमेरिका में ट्रंप की इमेज को बहुत बड़ा झटका लगा। इसके अलावा होर्मुज पर कब्जा करके ईरान ने अमेरिका के अरमानों को कुचल दिया। ईरान ने धमकी दी थी कि अगर कोई जहाज ईरान की इजाजत के बिना तेल ले जाने की कोशिश भी करे तो उसे समंदर में समाप्त कर दिया जाएगा। यही वजह है कि सीज फायर के बाद होर्मुज स्ट्रेट में शिप का ट्रैफिक पूरी तरह शुरू नहीं हो पाया है। अभी भी बड़ी संख्या में ऑयल शिप होर्मुज के दोनों तरफ रास्ता क्लियर होने का इंतजार कर रहे हैं। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा करके ईरान ने दुनिया के 20% तेल और 18% गैस की सप्लाई रोक दी। इसके अलावा बाकी दुनिया की 20% लिक्विड नेचुरल गैस इसी रास्ते से आती है। दुनिया भर के तमाम देशों को इस बात का डर है कि होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से कच्चे तेल की कीमत $150 से $200 प्रति बैरल पहुंच सकती है। पूरी दुनिया, खास तौर पर एशिया में तेल और गैस की कमी से हाहाकार मच गया, जिससे पूरी दुनिया में ट्रंप की विलेन वाली इमेज बन गई। आंशिक बंदी की वजह से ही कतर जैसे बड़े गैस निर्यातकों ने फोर्स मैज्योर घोषित कर दिया है, जिससे बिजली और गैस की कीमतें यूरोप और एशिया में दोगुनी हो गई हैं। इसके अलावा होर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकलते ही ओमान की खाड़ी शुरू हो जाती है। ईरान की नेवी गल्फ ऑफ ओमान तक पहुंच गई थी, जिससे ओमान की खाड़ी के बंद सऊदी, यूएई, कुवैत से तेल बाहर नहीं निकल पाया। इसका सीधा प्रेशर अमेरिका पर पड़ा। इस युद्ध की वजह से ट्रंप पर अपनी ही कैबिनेट और अधिकारी के अलावा जनता का प्रेशर बढ़ रहा था। इसलिए वो बेतुके और बेसिर पैर के बयानबाजी कर रहे थे ताकि प्रेशर रिलीज करने में आसानी हो जाए। अमेरिका की ये पुरानी फितरत रही है कि वो मजबूती के साथ युद्ध में कूदता है और मजबूरी में खाली हाथ नाक कटवाकर वापस लौट आता है। वियतनाम युद्ध से लेकर अफगानिस्तान युद्ध तक अमेरिकियों के साथ यही होता आया है। इन दोनों युद्धों में अमेरिका के 60,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए और अरबों डॉलर बर्बाद हो गए। ईरान युद्ध को देखकर भी यही समझ में आता है कि अमेरिका ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। इस युद्ध से पूरी दुनिया को मैसेज मिल गया कि लड़ने की ताकत और तकनीक सही हो तो ईरान भी अमेरिका जैसे को झुका सकता है, फिर चाहे आपके सामने ट्रंप जैसा मनमानी करने वाला, बेतुकी तानाशाही हरकतें करने वाला ही कोई नेता क्यों ना हो।
युद्ध के मैदान में अंग्रेजी का एक शब्द क्वैगमायर बहुत मशहूर है। क्वैगमायर जिसका मतलब है नाजुक हालात। 40 दिन तक चला ये युद्ध कुछ ही दिन के बाद ही अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वैसे अमेरिका का इतिहास रहा है कि वो जोशो खरोश के साथ युद्ध में कूद तो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद अमेरिका की हालत इतनी पतली हो जाती है कि उसे युद्ध से यू टर्न लेना ही पड़ता है। पिछले 71 साल के इतिहास में अमेरिका युद्ध में कूदा और नाकाम होकर वापस लौटना पड़ा। इसका पहला उदाहरण है वियतनाम वॉर, जो 1955 से लेकर 1975 तक करीब 20 साल चला। इस युद्ध में अमेरिका के करीब 60,000 सैनिक मारे गए थे और खर्चे की बात की जाए तो इसमें उस समय अमेरिका के 17 लाख करोड़ रुपए बर्बाद हो गए थे। आज की तारीख में खर्चा करीब 83 लाख करोड़ रुपए बैठता है। जिस वियतनाम को अमेरिका मामूली ताकत वाला देश समझ रहा था, उसने अमेरिका के इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका दिया था। रूस और फिर चीन के सपोर्ट से उतरे वियतनाम ने अमेरिकी सेना को नाकों चने चबवा दिए। 2-4 दिन की तैयारी कर जंग में उतरे अमेरिका के सैनिकों की लाशें बिछने लगी और जंग खिंचती चली गई। आखिर में अमेरिका को युद्ध बंद करके समझौता करना पड़ा। इसी तरह अफगानिस्तान में भी अमेरिका के साथ यही हुआ। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में दाखिल हुई तो उसका इकलौता मकसद था तालिबान को खत्म करना। इसी चक्कर में अमेरिका फंस गया। करीब 20 साल तक अफगानिस्तान के चले संघर्ष में अमेरिका के करीब 190 लाख करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। इसके अलावा 2461 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 20,000 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए। 20 साल तक चली इस लड़ाई में आखिरकार अमेरिका को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भागना पड़ा और कुछ ही दिनों के अंदर तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया। आज की तारीख में भी अफगानिस्तान पर तालिबान की ही हुकूमत है, जो बिना किसी अमेरिकी दबाव के सत्ता चला रही है। अपने पिछले अनुभव से सबक लिए बिना अमेरिका इजराइल के कहने से ईरान युद्ध में कूद तो गया, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसे एहसास हो गया ये तो लेने के देने पड़ गए। ईरान में शहादत शब्द का गहरा महत्व है। ईरान के लोग मानते हैं कि देश और धर्म के लिए जान देना एक सर्वोच्च सम्मान है। ईरानी शिया समुदाय खुद को इमाम हुसैन का अनुयायी मानता है, जो करबला में अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे। यह परंपरा उन्हें मौत से नहीं बल्कि अत्याचार से डरना सिखाती है। ईरान का मानना है कि सच्ची इज्जत और जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में है, न कि किसी तानाशाही सुपर पावर के हाथ में। यही सोच युद्ध की स्थिति में भी और मजबूत बनाती है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों के बीच ईरानी अवाम पीछे हटने के बजाय ह्यूमन चेन बनाकर मौजूद थी। तेहरान की सड़कों पर धमाकों के बीच मौजूद ये ईरान की अवाम ट्रंप और नेतन्याहू को डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं कि ईरान बेखौफ है, वरना 1200 से ज्यादा लोगों की मौत और 14,000 से ज्यादा घायलों के बावजूद ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं था। ईरान के इरादे तेवर देखकर अमेरिका को एहसास हो गया कि वो दुनिया के सामने खलनायक बन चुका है। इजराइल के नेतन्याहू हैं, जो इजराइल के साथ साथ यूरोप के निशाने पर भी आ गए हैं। पहले फ्रांस, फिर इटली और अब स्पेन ने नेतन्याहू को एक अपराधी तक बता दिया। वहीं तुर्की ने इजराइल के ग्रेटर इजराइल वाले इरादे को पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बताया है। इजराइल के खिलाफ आवाज अब अमेरिका से भी उठ रही है। टकर कार्लसन, जो डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मूवमेंट के बड़े समर्थक हैं, वो टकर कार्लसन आज ट्रंप को सलाह दे रहे हैं कि अमेरिका को फौरन इजराइल से अलग हो जाने की जरूरत है। इस युद्ध ने ईरान के अलावा अमेरिका और इजराइल को ऐसे घाव दिए हैं जिनकी भरपाई में कई साल गुजर जाएंगे। ईरान युद्ध के इस पूरे घटनाक्रम से ये सीख मिलती है कि जल्दबाजी और अहंकार में लिए गए फैसले बहुत भारी पड़ते हैं। ताकत का गुरूर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में उसे टूटना ही पड़ता है। आज स्थिति यह है कि जिस अमेरिकी जनता ने ट्रंप को हाल के इतिहास की सबसे बड़ी जीत राष्ट्रपति चुनाव में दिलाई हो,
वही उनके फैंस, उनके वोटर्स, उनके समर्थकों का एक बहुत बड़ा तबका अपने चुने राष्ट्रपति को विलेन मान रहा है। जबकि दूसरी तरफ ईरान के अयातुल्ला अली खमेनेई, जो अपनी शहादत के बाद भी ईरान समेत दुनिया के बहुत बड़े तबके के लिए हीरो बन चुके हैं। खमेनेई के नाम पर लामबंद हुए ईरान के लड़ाकों, नेताओं और वहां की आवाम ने साबित कर दिया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति तो फुस है। तो आज चक्रव्यूह स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। अब आपसे सोमवार शाम 6:57 मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।